मैं आप लोगों को भारत की विदेश नीति के आदर्श एवं उद्देश्य बताना चाहूँगी। भारत की विदेश नीति के जो आदर्श हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से भारत प्रयास करेगा। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने का प्रयास करेगा। नंबर 3, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। और नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में संधियों के पालन के प्रति आस्था बनाए रखेगा। नंबर 5, सैनिक गुटबंदियों और सैनिक समझौतों से अपने आप को पृथक रखेगा तथा ऐसी गुटबंदी को निरुत्साहित करेगा। नंबर 6, उपनिवेशवाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, कहीं पर भी हो, भारत हमेशा उसका उग्र विरोध करेगा। प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना को वो निरुत्साहित करेगा। इसके साथ में उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करेगा भारत हमेशा, जो उपनिवेशवाद, जातिवाद और साम्राज्यवाद से पीड़ित है। भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय जगत में समर्थन विकसित करने और आपसी विश्वास और सम्मान के संबंधों का निर्माण करने हेतु भारत यथासंभव प्रयास करेगा। इसके अलावा सभी देशों में लोगों की सृजनात्मक भावनाओं को उन्मुख करने की प्रेरणा के रूप में लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उद्देश्य का संवर्धन करेगा। इसमें लोकतंत्र के पक्ष में सार्वभौमिक सामंजस्य को शांति और विकास के अनिवार्य आधार के रूप में मजबूत करना शामिल है। नंबर 12, द्विपक्षीय संबंधों को संवर्धित करने और विश्व में शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने के लिए P5 देशों और अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ में भारत कार्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष आ रही जटिल और उच्च स्वरूप की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का उत्तर खोजने के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में रचनात्मक कार्य करेगा। इनमें शांति और सुरक्षा से संबंधित मामले, विशेषकर सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, सार्वभौमिकीकरण, पर्यावरण, जन स्वास्थ्य, आतंकवाद और विभिन्न रूपों में अतिवाद, सूचना क्रांति, संस्कृति और शिक्षा आदि शामिल है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता और केंद्र बिंदु दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ में मैत्री और सहयोग को मजबूत करना और इस क्षेत्र में स्थायी विश्वास और समझबूझ का वातावरण तैयार करने के लिए उनके साथ काम करना है। इस प्रकार भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेगा और उसके ये आदर्श और उद्देश्य हैं जो भारत को आगे बढ़ाने में, भारत के विकास में सहयोग प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति के निर्माणक तत्व, मतलब भारत की विदेश नीति के निर्माण में कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो उसमें सहयोग देती हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि भारत की विदेश नीति में निर्माणक तत्वों में सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व एक ऐसा वो तत्व है जो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका कारण ये है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ, अगर कोई भी राष्ट्र भौगोलिक रूप से चारों ओर से सुरक्षित है तो उस राष्ट्र को कोई खतरा नहीं होगा और वो उस तरीके से अपने राष्ट्र की विदेश नीति का संचालन करेगा। और भारत जो है, भारत हिंद महासागर में स्थित है और इसका सबसे बड़ा हित यह है कि ये स्वतंत्र और शांति का क्षेत्र है। यहाँ पर शक्ति शून्यता की स्थिति है और शक्ति शून्यता की स्थिति होने की वजह से भारत को अपने पड़ोसियों से ज़्यादा खतरा नहीं है। उसकी वजह से भारत अपने भौगोलिक परिस्थितियों में भारत के लिए उचित है कि कोई भी राष्ट्र इसके लिए खतरा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
नंबर 2, गुटबंदियाँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में विभाजित था और उन 2 गुटों में विभाजित होने से पूरा मतलब भारत अगर साम्यवादी गुट को ज्वाइन करता या साम्यवादी गुट में सम्मिलित हो जाता तो पूंजीवादी उसके विपरीत हो जाते, और पूंजीवाद में सम्मिलित होता तो साम्यवादी उसके विपरीत हो जाते। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने दोनों गुटों से अलग रहकर अपनी पृथक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की मंशा जताई, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब जब भारत को आवश्यकता पड़ी तब तब दोनों गुटों ने भारत की मदद की हमेशा। इसके बाद है विचारधाराओं का प्रभाव। मतलब जो किसी भी देश की विदेश नीति पर विचारधाराओं का भी प्रभाव पड़ता है, और भारत की विदेश नीति के निर्माण में महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा की विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा, और उसका परिणाम ये रहा कि भारत को एक शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा, और शांति प्रिय राष्ट्र के रूप में देखा जाने से भारत के अन्य देशों के साथ में संबंधों में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद है आर्थिक तत्व। भारत की आर्थिक उन्नति तभी संभव थी जब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक दृष्टि से मतलब भारत का अन्य देशों के साथ में व्यापार हो, और पाश्चात्य देशों के साथ ही उस समय तक भारत का व्यापार चल रहा था, और पाश्चात्य देश भारत का शोषण कर सकते थे। तो भारत ने अपने अधिकतम विकास के लिए विदेशी सहायता भी चाहता था भारत। ऐसी परिस्थिति में भारत का सभी राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण बर्ताव रखना आवश्यक था। इसीलिए भारत ने अपने आर्थिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए अन्य राष्ट्रों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने का कार्य किया। उसके बाद है सैनिक तत्व। सैनिक तत्व भी किसी राष्ट्र की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था। कारण ये था कि भारत 200 वर्षों से गुलाम था, हमारे पास अपनी स्वाधीनता नहीं थी, हमारे पास अपने ऊपर शासन करने का अधिकार भी नहीं था। इसीलिए भारत एक दुर्बल स्थिति में था। दुर्बल स्थिति में होने की वजह से भारत ने अन्य राष्ट्रों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्वहन किया। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा, और उसके बाद धीरे धीरे भारत ने अपनी सैनिक शक्ति में बढ़ोतरी की। उसके बाद है पंडित नेहरू का व्यक्तित्व। पंडित नेहरू का जो व्यक्तित्व है उसका भारतीय विदेश नीति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पंडित नेहरू अपने सांस्कृतिक अतीत को साथ में रखते हुए भारत के लिए स्वतंत्र शांति प्रिय विदेश नीति का अनुसरण करना चाहते थे, और हमारे भारत की विदेश नीति में इसी की झलक देखने को मिलती है। नंबर 7 है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी राष्ट्र जब अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्वहन करता है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक समझौते किए जाते हैं, उसमें सबसे ऊपर अपना राष्ट्रीय हित को रखा जाता है, और राष्ट्रीय हित पूरा होने के बाद ही किसी अन्य तरह के संबंधों का संचालन किया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों ऐतिहासिक परंपराएं। ऐतिहासिक परंपराएं जो है कि भारत की हमेशा से विदेश नीति के निर्धारण में ऐतिहासिक परंपराओं का अनुसरण किया है। प्राचीन काल में जब भारत बहुत समृद्ध देश हुआ करता था तब भी भारत की नीति शांतिप्रिय नीति रही है। भारत ने किसी भी देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, और उसकी जो चारित्रिक विशेषताएं थी जैसे शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावना, और मतलब शांति, समन्वय, सहिष्णुता की भावना को निर्वहन करते हुए दूसरे राष्ट्र के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना, मतलब साम्राज्यवाद का इच्छुक भारत कभी भी नहीं रहा। बस भारत की इच्छा ये रही कि वह अपनी खुद की नीति का अनुसरण करे, स्वतंत्र रहे, उसके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करे, और भारत ने अपनी ऐतिहासिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने की इच्छा रखी। उसके बाद है आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। किसी भी देश की आंतरिक शक्तियाँ और दबाव समूह भी विदेश नीति के निर्धारण में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्र आंतरिक दृष्टि से सुदृढ़ और मनोवैज्ञानिक रूप से एकता के सूत्र में गुथा होता है तो राष्ट्र की विदेश नीति भी अधिक स्पष्ट, सुदृढ़ और प्रभावशाली होती है।
लेकिन अगर किसी राष्ट्र में आंतरिक फूट होती है और राष्ट्र विभाजित होता है तो ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, और जब राजनीतिक अस्थिरता होती है तो बहुत लंबे समय तक संविधान भी कार्य नहीं कर सकता। तो भारत ने अपनी विदेश नीति का संचालन इस प्रकार से किया कि आंतरिक स्तर पे और बाह्य स्तर पर शांति बनी रहे, और शांति बनाए रख करके भारत में एक आगे की ओर बढ़ने वाली विदेश नीति का अनुसरण किया जा सके। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति अधिक यथार्थवादी और भारत के मुख्य हितों को साधने वाली है। नीतिकारों ने काफ़ी दक्षता से कदम बढ़ाते हुए अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर किए, दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर रुख किया, इजराइल के साथ रिश्तों में बदलाव आया और भारत को एक उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। देखो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की विशेषताएं। वो अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।